सर्वेभ्यः नमो नमः। हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अव्ययी भाव समास पढ़ रहे थे। इसमें मैं आपको 3 अव्यय आपको पहले बता चुकी हूँ, अनु, उप और प्रति। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अव्ययी भाव समास की पहचान है कि उसका पूर्व पद अव्यय होता है और जब हम ये समास बनाते हैं तो समस्त पद अव्यय बन जाता है और ये नपुंसकलिंग में होता है। दीर्घ आ का ऋस्व अ बन जाता है और दीर्घ ई का ऋस्व ई हो जाता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आज हम देखेंगे अव्यय निर। निर अव्यय को हम अभाव अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निर अव्यय को अभाव मतलब जहाँ भी अभाव आएगा तो हमें वहाँ पर कौन सा अव्यय लगाना है, निर। जैसे कि उदाहरण से देखते हैं, मक्षिकाणाम अभावः। अब हमें यहाँ दिख रहा है अभाव, हमने यहाँ हमको ये याद करना है कि निर जहाँ भी आएगा वहाँ अभाव आएगा और जहाँ अभाव है वहाँ हमें निर करना है। तो ये समास विग्रह है, मक्षिकाणाम अभावा। तो अभावा से हमें पता लग रहा है कि हमें यहाँ पर निर करना है। तो क्या करते हैं, ये तो आपको पता ही है कि जो मक्षिकाणाम जो शब्द है उसका हमें क्या लेना होता है। जब हम समास करते हैं तो इसका मूल शब्द लेते हैं, विभक्ति हट जाती है। तो मक्षिकाणाम का मूल शब्द हुआ मक्षिका और अभावा की जगह हमें क्या करना है, निर। और अब हमें क्या करना है, जब हमें पता है कि अव्यय शब्द से पहले लगाए जाते हैं तो हम निर को मक्षिका के आगे लगा देंगे, तो हो जाएगा निर प्लस मक्षिका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसके बाद निर प्लस मक्षिक। अब हमें पता है दीर्घ आ को हम ऋस्व आ में बदल देते हैं, तो यहाँ से दीर्घ आ की मात्रा हट जाएगी तो हो जाएगा मक्षिक। और अकारांत को हम फल की तरह नपुंसकलिंग में चलाते हैं, जैसे फलम, इसी तरह हो जाएगा मक्षिकम। जब हम इसको मिला देंगे तो यहाँ पर रा हमारा हलंत का है, इसलिए ये म के ऊपर चढ़ जाएगा और आ जाएगा निर्मक्षिकम। दूसरा उदाहरण देखते हैं, विघ्नस्य अभावः। तो इसका मूल शब्द क्या हुआ, विघ्न। और अभावा की हमें पता है, अभावा जहाँ पर आएगा उसकी जगह हमें क्या लिखना है, निरव्यय। विघ्न प्लस निर, और निर को हम आगे कर देते हो तो हो जाता है निर प्लस विघ्न। और अकारांत है इसलिए ये फल की तरह बनेगा, फलम जैसे होता है। तो निर्विघ्नम, यहाँ भी हलंत का रहा है तो ये व के ऊपर आ जाएगा और हो जाएगा निर्विघ्नम। फिर देखते हैं निर्जनम। देखिए ये समास है, इसका हमें क्या करना है, विग्रह करना है। अब हमें ये पता है कि जहाँ निर आना है वहाँ पर हम अभाव लगाएंगे, जहाँ अभाव होगा वहाँ हम निर। अब यहाँ पर निर है, इसका मतलब हमें निर की जगह क्या लगाना है, विग्रह करते समय अभाव। तो उत्तर पद कौन सा है, जन्म। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम षष्ठी विभक्ति लगा देंगे तो हो जाएगा जनस्य और निर की जगह अभाव। ठीक है, तो मतलब लोगों का अभाव, जहाँ कोई व्यक्ति ना हो, ऐसा प्रदेश निर्जन कहलाता है ना। तो जनस्य अभावा। अब जनस्य अभावा ये एक वचन में हो गया जनस्य, इसका हम बहुवचन भी कर सकते हैं तो हो जाएगा ये जनानाम अभावा, मतलब लोगों का अभाव। अब हम दूसरा अव्यय देखते हैं, यथा। तो यथा जो अव्यय है वो किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, अनतिक्रम में। अनतिक्रम में मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, मतलब अपनी सीमा में रहना, अपनी लिमिट में रहना, अपनी शक्ति के हिसाब से काम करना। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं, शक्तिम अनतिक्रम्य। तो शक्तिम अनतिक्रम्य, अब हमें इसका क्या करना है, समास करना है। तो शक्तिम, इसका हम मूल शब्द लेंगे तो क्या होगा, शक्ति। अब हमें पता है अनतिक्रम्य के लिए कौन सा अव्यय प्रयोग होगा, यथा। तो हम अनतिक्रम्य की जगह क्या लिख देंगे, यथा। अब हमें पता है अव्यय को हम शब्द से पहले लगाते हैं, तो हमने इसकी जगह चेंज कर दी, यथा पहले लगा दिया, शक्ति बाद में लगाया, तो हो गया यथाशक्ति। और ये हमें पता ही है कि इकारांत या उकारांत शब्द होते हैं, उनके आगे ना हम हलंत लगाते हैं ना हम विसर्ग लगाते हैं, इसलिए ये ऐसे ही लिखा जाएगा, यथाशक्ति। दूसरा उदाहरण देखते हैं, उचितम अनतिक्रम्य। इसमें भी अनतिक्रम से हमें पता लग रहा है कि हमें यहाँ पर यथा अव्यय का प्रयोग करना है। तो उचितम का मूल शब्द लेंगे उचित, अनतिक्रम की जगह लिख देंगे यथा। यथा अव्यय को हम शब्द से पहले ले आएंगे तो हो जाएगा यथा प्लस उचित, और इसमें तो यथा प्लस उचित। अब ये अकारांत है इसलिए इसमें म लग जाएगा हलंत वाला, तो हो जाएगा। अच्छा एक बात और, इसमें यथा में आ स्वर है और उत्तर पद में क्या है, उ।
तो आ और ऊ मिलकर गुण संधि से क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यथोचित। फिर इसमें हलंत म लगा देंगे तो हो जाएगा यथोचितम। ठीक है, अब हम देखते हैं अव्यय सह। अब सह अव्यय का प्रयोग कई अर्थों में होता है। जैसे देखिए, सादृश्यम। सादृश्यम मतलब समानता होना, जैसा। सादृश्यम का मतलब इसके जैसा। सदृशः, युगपत, सहितम। सदृश मतलब समान, युगपत मतलब साथ में, और सहितम, सहितम माने भी साथ में। तो और हमें ये ध्यान रखना है, जहाँ सादृश्यम आएगा वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, और सदृश, युगपत, सहितम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका अर्थ साथ में है ना। कारक और उपपद विभक्ति में हमने पढ़ रखा है सह, साकम, समम, सार्धम, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमें याद रखना है, सादृश्यम के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, और बाकी इन तीनों के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और जो सह अव्यय है उसको, वो किस में चेंज होता है, हो जाता है स में। ह हट जाएगा, केवल उसका स शेष रहेगा। अब इसको समझ लेते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है कि इकारांत या उकारांत जो शब्द होंगे उनमें ना तो विसर्ग लगता है और ना हलंत लगता है। तो अब इसका उदाहरण देखते हैं। हरे सादृश्यम। उदाहरण देखते हैं, हरे सादृश्यम। अब हमको पता है सादृश्यम जो अर्थ है वो उसके लिए किस अव्यय का प्रयोग करना है, सह का। तो हरे का मूल शब्द क्या है, हरि। हरि हरि हरिया, यही है ना। और सादृश्यम की जगह हमें क्या लगाना है, सह। लेकिन सह का क्या रहता है, स शेष रहता है, इसलिए स लिखेंगे। और स क्योंकि अव्यय है तो इसको हम पहले ले आएंगे हरि से, तो हो जाएगा स प्लस हरि। और जब हम इसको मिला देंगे तो हो जाएगा सहरि। क्योंकि हमें पता है इकारांत और उकारांत शब्द में हमें हलंत या विसर्ग नहीं लगाना है, तो केवल इसमें लिखेंगे सहरि। दूसरा उदाहरण देखिए, सख्या सदृशः, मतलब सखी के समान। ठीक है, तो सदृशा के लिए भी सह का प्रयोग करते हैं। सह मतलब स। तो सख्या का मूल शब्द क्या हुआ, सखी, और सदृशा की जगह हमने क्या लिख दिया, स। स अव्यय के स्थान पर है, इसलिए सा को हमने आगे लिख दिया, और फिर आ गया स प्लस सखी, और जब इसको मिलाया तो स सखी। क्योंकि ये भी इकारांत है, इसलिए ना इसमें हलंत लगाना है और ना विसर्ग लगाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, चक्रेण युगपत। अब युगपत मतलब दो चीज़ें जो साथ में हो, मतलब चक्र के साथ, जैसे कि चक्र और शंख दोनों के भक्त जैसे भगवान से प्रार्थना करता है, चक्र और शंख के साथ भगवान आए, तो चक्रेण युगपत। तो युगपत के लिए भी सह, और सह का स शेष बचता है। चक्रेण मूल शब्द हुआ चक्र, युगपत के स्थान पर अव्यय लिखा स, और स क्योंकि अव्यय के स्थान पर प्रयोग हुआ इसलिए स को हम आगे लगा देंगे, और फिर चक्र लिखेंगे। क्योंकि ये अकारांत है इसलिए ये फल की तरह इसमें हलंत मा लगा देंगे, तो हो जाएगा सचक्रम। फिर देखते हैं मित्रेण सहितम, यानी मित्र के साथ। तो इसमें भी वही है, सहितम की जगह हमें स लगाना है। मित्रेण का मूल शब्द लिया मित्र, सहितम की जगह हमने लिखा स, और स अव्यय को हमें लाना है पहले। तो मित्र से पहले स लगा दिया तो हो गया स प्लस मित्र। क्योंकि अकारांत है मित्र इसलिए इसमें हमने हलंत म लगा दिया, तो हो गया समित्रम। तो ये आपका अव्ययी भाव समास हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। धन्यवाद।